Assalamualaikum and hello everyone. I hope you all are doing well. Thank you for joining us today for this special session. We are excited to have with us engineer Sangeet Khan, who will be sharing his inspiring journey from completing a postgraduate diploma in BIM and construction management from Pakistan to pursuing the prestigious BIM A Plus Masters program. I'm sure we all will gain valuable insights from his experience today. On behalf of everyone here, I would like to sincerely thank Engineer Sangeet Khan for taking the time to be with us. I hope many aspiring students will be motivated to follow his footsteps. So, without further delay, let's begin. Engineer Sangeet Khan, could you please start by giving us a brief introduction about yourself and your academic background, after which we will move on to some further questions. Thank you, sir. Assalamu alaikum, everyone. As you know, my name, Sangeet Khan. मैं basically civil engineer हूँ. I did my bachelor's from UET Peshawar in 2017. उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है Military College of Engineering नस से in structural engineering. And after that, I came to this BIM and construction management PGD. और साथ में मैंने एक्सपीरियंस हासिल किए वेरियस फर्म्स में एज अ स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर आल्सो एंड साइट इंजीनियर आल्सो। और उसके बाद मैं BIM ए प्लस में इधर पोर्टुगल में मेरा एडमिशन हो गया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री मेरी कंप्लीट हो गई है और मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है कलेक्टर उनके साथ काम कर रहा हूँ एज अ AI डेवलपर फॉर BIM वर्कफ्लो। और दूसरी बात ये है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ पब्लिक स्पीकिंग में बट I will try to convey my message to you people. Thank you so much, Sangeet. So, Welcome. we would like to know that what inspired you to come in this BIM and construction management field? सर पहले तो मैं बहुत क्यूरियस था अबाउट डिजिटाइजेशन एंड बिम वर्कफ्लो। मैं जब मास्टर्स कर रहा था तो उस टाइम पे मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज लिए बिम के रिलेटेड कोर्सेरा पे और कुछ और प्लेटफॉर्म्स थे। लेकिन मेरे साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में क्लास में एक लड़का था इंजीनियर नासिर गफ्फार। अभी वो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर है उनकी अपनी कंसल्टेंसी है यूनाइटेड डिवीजन इन कंसल्टेंट्स। और वो उस टाइम पे पहले बैच में था पीजीडी के। तो साथ में वो पीजीडी का डिप्लोमा भी कर रहा था और मास्टर्स भी हमारे साथ कर रहा था स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में। तो उसके जो सॉफ्टवेयर स्किल्स थी और जो उस बिम के बारे में जो नॉलेज था उससे पहले मुझे इतना खास आइडिया नहीं था। मैं तो सोच रहा था कि बिम एक सॉफ्टवेयर है या कोई एक स्पेसिफिक मतलब एक सॉफ्टवेयर या एक कोई स्पेसिफिक वर्कफ्लो है। इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि बिम कितना वास्ट है। लेकिन उसके थ्रू मुझे पता चला और सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी पता चला कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होते हैं और किस तरह बिम की थ्योरी क्या है और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में। और उसके बाद मैंने डॉक्टर मोहम्मद आदिल जो कि यूटी के प्रोफेसर थे अभी मेरे ख्याल में कनाडा में उस टाइम पे वो एक ऑनलाइन वेबिनार में बता रहे थे कि ये पीजीडी जो कोर्स है ये आपको लेना चाहिए और उनकी बेनिफिट्स के बारे में बताया। तो उधर से मेरा रुझान आया और मैंने पीजीडी में एडमिशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छी जीपीए के साथ कंप्लीट की और उससे बहुत कुछ सीखा मैंने। Okay, so coming to that point, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा BIM एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का? आप ऑलरेडी मास्टर्स कर रहे थे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर और स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो आपको BIM का आइडिया हुआ वहाँ से, नासिर गफ्फार साहब ने आपको बताया, लेकिन आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में? सर एक्सपीरियंस तो फैंटास्टिक था। बेसिकली जो मैं बिम ए प्लस में इस डिग्री में जो रिक्वायर्ड था वो ऑलरेडी यही रिक्वायर्ड था कि आपको सॉफ्टवेयर्स आते हों। आपको बेसिक जो चीज़ें होती हैं बिम में और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वो आपको पता हो क्योंकि ये एक एडवांस कोर्स है जो बिम ए प्लस वाला है। तो इस लिहाज से पीजीटी ने मुझे बहुत हेल्प किया फ्रॉम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टू मशीन लर्निंग एंड लर्निंग अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेसिफिकली। क्योंकि हर हर एक बंदे का अपना एक कैरियर गोल होता है एक सोच होती है और एक इंटरेस्ट की बात भी होती है। तो मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में काफ़ी इंटरेस्ट था जो कि मैंने मास्टर्स इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग उसमें भी मैंने यूज़ किया था अपने रिसर्च में। तो इधर से अबू बकर शराफत साहब ने जो पढ़ाया था और साथ में जो सारी बीम के सॉफ्टवेयर थे उनको मैंने बीम ए प्लस में इनकॉर्पोरेट किया। और फाइनल जो मेरी थीसिस अभी मैंने रिसेंटली सबमिट की है वो है द
द कनेक्शन ऑफ एआई विद रेविट सॉफ्टवेयर और बिम सॉफ्टवेयर। तो उसमें मैंने एक एमसीपी सर्वर के थ्रू दोनों को कनेक्ट किया था, जो कि लाइव आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल के थ्रू सॉफ्टवेयर के साथ बात कर सकते हो, और उसको आप वो आपको मॉडल दे देता है, और उसकी इंटरप्रिटेशन भी एआई ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो ही करते हैं। तो बेस जो मेरा बना था वो पीजीडी से ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि रेविट उससे पहले मुझे रेविट का इतना पता नहीं था, और दूसरे जो सॉफ्टवेयर्स थे बेसिक्स हमने पढ़ी थी सिविल इंजीनियरिंग में, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था। तो वो पीजीडी से मुझे हासिल हुई, और अभी बिम में प्लस के फाइनल रिजल्ट तक मेरे ख्याल में वही मेरी वो फाउंडेशन थी बिम में, जो कि मैंने हासिल की पीजीडी के थ्रू। बिल्कुल ठीक। तो संगीन साहब, मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था कि कौन सी स्किल या नॉलेज एरिया ऐसा है बिम और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर जिसने आपको हेल्प किया। वो मेरे ख्याल में आपने ऑलरेडी बता दिया कि आपने जो एआई के टूल्स यूज किए अपने हम्म। मास्टर्स में, और फिर स्पेशली यहाँ पे अबू बकर साहब से जो आपने सीखा और उसको इम्प्लीमेंट किया। सो इट्स 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 रियली ग्रेट टू नो कि आपने वो स्किल्स लेके आगे गए और अपने मास्टर्स के थीसिस में भी वो चीज़ें अप्लाई की। सो कमिंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम ए प्लस की तरफ जाते हैं। कैसे आपको पता चला बिम ए प्लस के स्कॉलरशिप का, और इस बारे में थोड़ा आप बताइएगा। ओके सर, इससे पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ सर, कि जो बिम है प्लस में एक्सपेक्टेड होता है कि आपको सॉफ्टवेयर आते हो, तो ये इसलिए होता है कि आप सॉफ्टवेयर बाउंड नहीं होते कि आपने स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज करने हैं और उसको आपने आगे लेके जाना है। नो, दैट इज लाइक ओपन बिम। You can use any software, like for example Bexel Manager to Naviswork, Revit or ArchiCAD, Dynamo or Grasshopper. Like for parametric modeling you can use Grasshopper or Dynamo। तो उसके लिए जो मैंने पीजीडी में एक सॉफ्टवेयर जो एक सेट हमने सीखा था, मतलब रेविट के बारे में, रेविट आर्किटेक्चर के बारे में, एपीपी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, वो सारी इम्प्लीमेंट हुई उधर। और मुझे एक ऑलरेडी एक सेट हम मुझे पता था कि मतलब कौन कौन से सॉफ्टवेयर मुझे आते हैं और मैं कौन से सॉफ्टवेयर उसमें यूज़ कर सकता हूँ, ताकि अपने बी में प्लस की वर्कफ्लो को आगे लेके जा सकूँ। तो वो एक एडिशनल जो चीज़ बतानी थी। और दूसरी बात ये जो आपने बताई कि स्कॉलरशिप के बारे में, तो मैं पहला पाकिस्तानी नहीं था जो बी में प्लस में था। मुझसे पहले एक नस्ट के स्टूडेंट थे, उनका नाम था हारिस, और उनसे पहले दो और स्टूडेंट थे यूईटी पिशावर के। तो उनके साथ जब मुझे पता चला दिस अबाउट दिस बीम ए प्लस, ऑनलाइन मैंने सर्च की इंफॉर्मेशन बीम के बारे में, बीम की डिग्रीज के बारे में, और जॉब्स, इवन जॉब्स के बारे में। मुझे एक जॉब भी मिली थी सऊदी अरबिया में, लेकिन सैलरी कम थी, तो फिर मैं नहीं गया। वो भी पीजीडी की वजह से उन्होंने वो सेलेक्ट किया था मुझे। लेकिन फिर जब मैंने बीम ए प्लस के बारे में पढ़ा और वो इंफॉर्मेशन मैंने निकाली, और जो पास्ट एलुमनाइज थे उनके साथ रब्ता किया, तो उन्होंने सारी गाइडेंस दी, सारी वर्क फ्लो का बताया, और कोर्स के जो आउटलाइन थी वो सारी उन्होंने बताई कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो मेरा और भी इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो गया। फिर मैंने स्कॉलरशिप के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो मैं ढूंढ रहा था कि कौन सी टिप्स और ट्रिक्स काम आएंगे। तो उसमें बेसिकली यही था कि जो मोटिवेशन लेटर होते हैं, और बिम के रिलेटेड नॉलेज और एक्सपीरियंस, ये अगर होते हैं तो आपको स्कॉलरशिप इजीली मिल जाता है। मतलब देयर शुड बी समथिंग लाइक डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट। सो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिकली उनके कोर्स के मुताबिक थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मुझे भी पीजीटी में मिला था। और साथ में मोटिवेशन लेटर उस पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह आप अपने फ्यूचर की करियर गोल्स और अपनी पास्ट एक्सपीरियंस को बिम के साथ आप रिलेट करते हो, तो उसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप इजीली मिल जाता है। ठीक। रेलेवेंट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम आगे बात करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरह होता है, ताकि जितने भी अभी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स और स्टूडेंट्स सुन रहे हैं जो एस्पायर कर रहे हैं कि वी वुड लाइक आल्सो टू गो लाइक इंजीनियर संगीन खान फॉर बीएमए प्लस स्कॉलरशिप और एनी अदर सच अपॉर्चुनिटी, तो उनको आप कैसे गाइड करेंगे? एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, और कौन सी ऐसी टिप्स हैं? जो आपने कुछ टिप्स तो बता दी, बट ओवरऑल ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिनके थ्रू वो अपनी ज़्यादा इजीली और विदाउट मच इधर उधर जाने के हम्म। बिल्कुल ठीक तरीके से या अच्छे तरीके से जल्दी से वो इस स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं? सर बेसिकली
मसला यही है कि उनके पास 2 फुली फंडेड स्कॉलरशिप होते हैं मैक्सिमम। वो मतलब इस तरह भी कर सकते हैं कि किसी को ना दे और किसी को दे दे, मतलब 2 फुली फंडेड स्कॉलरशिप देते हैं और 15 पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप देते हैं। और उसके अलावा जो होते हैं फिर सेल्फ फंडेड होते हैं, 9,000 यूरो उनका फीस होता है। तो स्कॉलरशिप लिमिटेड होती है, तो उसके लिए वो उन लोगों को प्रेफर करते हैं जो ऑलरेडी बिम के बारे में कुछ जानते हो। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर्स वगैरह लोग मतलब उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो और बिम के वर्क फ्लो के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो और साथ एक्सपीरियंस भी हो। अगर एक्सपीरियंस नहीं तो एजुकेशन तो लाजमी होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सर मोटिवेशन लेटर पे भी डिपेंड करता है ये, जिस तरह मतलब किस तरह आप वो अपने वर्क फ्लो में बिम ए प्लस को इनकॉर्पोरेट करते हो कि ये मेरी करियर में किस तरह हेल्प करेगा। और रिकमेंडेशन लेटर पे भी डिपेंड करता है सर कि प्रोफेसर आपको किस तरह रिकमेंडेशन देता है। वो आपको अगर गुड रिकमेंडेशन देता है तो वो आप टॉप एप्लीकेंट में आ जाते हो। मैक्सिमम मेरे ख्याल में सर 14 स्कॉलरशिप होते हैं, वो जो पार्शियली फंडेड होते हैं और 2 फुली फंडेड होते हैं। तो नॉर्मली ये पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप अगर वो भी मिल जाए तो भी बेहतर है, क्योंकि सर यूरोप में आके जो भी स्टूडेंट्स आए हैं वो सारी जॉब कर रहे हैं। जो मैंने आपको 3 ऑलरेडी एलुमनाइज के बारे में बताया पाकिस्तानी, वो भी एक इटली, 2 इटली में जॉब कर रहे हैं, एक हंगरी में जॉब कर रहे हैं। तो वो जो पार्शली पेमेंट हो जाती है सर, वो फिर भी मतलब वो रिटर्न हो जाती है। पाकिस्तान में तो इस तरह नहीं होता, पाकिस्तान में सैलरीज बहुत कम होती है, लेकिन यूरोप में नॉर्मली सैलरीज काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं एज अ स्टूडेंट काम कर रहा था, जब मैं भी मैं प्लस में था मुझे जॉब मिली है एज अ स्टूडेंट इस कलेक्टर कंपनी में। तो उधर तकरीबन मुझे 1200 यूरोस दे रहे थे, जो कि सर पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। तो वो उसके थ्रू भी वो कवर हो सकते हैं। मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, मे भी कुछ लोगों को पार्शल स्कॉलरशिप मिले तो उस वजह से। लेकिन स्कॉलरशिप के लिए बेसिकली यही है कि मोटिवेशन लेटर, आपका एक्सपीरियंस बिम के साथ किस तरह रिलेट आप करते हो। और मैं एक टेम्पलेट आपके साथ शेयर करूंगा सर, आप फिर अपने स्टूडेंट्स को दे दें। उसमें मैंने वो चीज़ें हाईलाइट की हैं कि किस तरह आप एक स्पेसिफिक प्रोफेसर जो कि बिम ए प्लस में है उसके सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा स्टडी करके अपने एक्सपीरियंस को उसके साथ या अपनी क्वालिफिकेशन को उसके साथ रिलेट करते हो, ताकि कंसोर्टियम में वो जब डिस्कस करते हैं कि ये फलाना स्टूडेंट उसने ये एप्लीकेशन सेंड किया और उसने ये चीज़ें मेंशन किया, तो वो उसमें आपकी इंटरेस्ट वो देखते हैं कि आप कितना इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम में और क्या बेनिफिट आपको दे सकते हैं। तो बेसिकली उस पर भी डिपेंड करते हैं सर। और उन्होंने मेंशन किया है वेबसाइट पे अबाउट इंग्लिश के, जिसके पास इंग्लिश की वो मतलब आइल्स या पीटी, ये इंग्लिश के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ये अगर हैं तो उसके बेस पे भी स्कॉलरशिप की वो प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बेसिकली जो मोटिवेशन लेटर है, रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम प्रोफेसर, और आप किस तरह अपने पास्ट एजुकेशन को बिम ए प्लस के साथ रिलेट करते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक, थैंक यू संगीन साहब, आपने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायर कर रहे हैं बीमे प्लस स्कॉलरशिप के लिए, तो वो कौन सी टिप्स और ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं आपके बीमे प्लस के जर्नी के मतलब आपकी हम आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। आपने 1 साल का ये प्रोग्राम था, कैसा एक्सपीरियंस था, क्या लर्निंग थी, और किस तरह से उसको फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर ओन सेल्फ एंड फॉर पाकिस्तान आप यूज कर सकते हैं और प्लान कर रहे हैं। सर ये पीजीडी में जो हमने जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह सीखी थी वो तो मतलब एक बेसिक लेवल पे थी। बिम के वर्क फ्लो के मतलब एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट था। फिर रियल वर्क सिनेरियोज में, रियल प्रोजेक्ट्स में बिम ए प्लस ने मुझे बहुत हेल्प किया उसमें, क्योंकि जितने भी प्रेजेंटेशंस होते थे, मतलब एक मॉड्यूल होता था उसमें प्रोफेसर सबसे पहले वो इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा देता था, उसके बाद इंडस्ट्री, उसके साथ रिलेटेड इंडस्ट्री प्रेजेंटेशंस होती थी। इंडस्ट्री से मतलब 2-3 प्रोफेशनल्स आते थे, वो अपने रियल प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते थे कि किस तरह हम इसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप जो पढ़ रहे हैं वो हम किस तरह अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरी एक सेकंड मॉड्यूल में हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, मतलब ग्रुप टास्क होते हैं, मोस्टली ग्रुप टास्क होते हैं। तो जो एक ग्रुप टास्क था उसमें एक हमारे पास एक बिम मैनेजर होता था, मैं एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर उसमें काम कर रहा था, एक आर्किटेक्ट था और एक एमईपी इंजीनियर था। तो हम प्रोजेक्ट को डिलीवर कर रहे थे और सेम और भी ग्रुप्स थे इसी तरह ही। और तो उसमें मैं अपना इनपुट दे रहा था कि एज स्ट्रक्चर इंजीनियर मैं किस तरह काम करूंगा फील्ड में।
और आर्किटेक्ट अपने लिहाज से काम कर रहा था, और ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड में हम कनेक्ट थे उसके साथ। तो वो जो कॉमन डेटा एनवायरनमेंट होता है उसमें हम रियल टाइम में जो भी क्लैश डिटेक्शन या कोलैबोरेशन होती थी, जो रियल बिम वर्क फ्लो है उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे उधर। तो उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। और ये जो इंडस्ट्री प्रेजेंटेशन होती थी वो भी सर बहुत हेल्पफुल थी इस बिम ए प्लस के कोर्स में। अच्छा, आपको इस सारे जो आपका एकेडमिक जर्नी है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और आपका बैचलर्स मास्टर्स और बीए प्लस तक, तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपको चैलेंजिंग लगी? हर स्टेज पे बता बता सकते हैं, या ओवरऑल भी आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगी? सर ओवरऑल तो मैं ये बता सकता हूँ, मैं तो सर एक हम्बल फैमिली से था। तो जब हम्बल फैमिली से होते हैं तो उसकी और भी फिर वो थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें होती है। फिर मैं कैडेट कॉलेज में पढ़ा हूँ, कैडेट कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में। लेकिन जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हूँ सर, तो जॉब जॉब सर्चिंग ने मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा वो मुझे चैलेंजिंग लगा है। मैं स्ट्रगल कर रहा था स्टार्ट में। उसके बाद मुझे जॉब मिली है, तो जॉब में भी सैलरी भी इतनी नहीं थी कि मैं अपने आप को अपने स्टडीज़ को उसको आगे फर्दर लेके जा सकूं। तो उस पर फिर मुझे फैमिली की सपोर्ट चाहिए थी। तो वो चीज़ें जो थी वो सर वो चैलेंजिंग थी, लेकिन ओवरऑल रिगार्डिंग स्टडीज़ एवरीथिंग वाज परफेक्ट सर। और इधर यूरोप में एक थोड़ा सा हमारा कल्चर डिफरेंस होता है, तो इधर भी थोड़ा सा स्टैंड करना स्टार्ट में मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन फिर जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज होती हैं और मुस्लिम कम्युनिटी, तो उनके साथ फिर रह के तो थोड़ा सा हमारा सिस्टम बराबर हो गया। और अभी तो मैं स्लोवेनिया में हूँ। स्टार्ट में मैं पोर्टुगल में था, स्लोवेनिया में अभी काफ़ी अच्छा सिस्टम है। और मेरे ख्याल में ऐसी कोई और चैलेंजेस ड्यूरिंग माई स्टडीज़ नहीं थी। लेकिन जैसे मैंने बताया, जॉब जॉब के लिहाज से और फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी सर। ठीक, चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं, आपका ओवरऑल माइंड सेट कैसे चेंज हुआ जब आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में आए, और उस माइंड सेट ने फिर आपको कैसे हेल्प किया आपके मास्टर्स में प्लस में? सर मैंने तो आपको बता दिया सर कि पीजीडी के थ्रू जो मैंने सॉफ्टवेयर वगैरह सीखे, उसके थ्रू मेरे बिम के मुताबिक वो इंट्रोडक्टरी वो एक जहन बन गया कि बिम किस तरह होता है। और मतलब उससे पहले तो मैं सोच रहा था कि एक सॉफ्टवेयर है, और एज स्ट्रक्चर इंजीनियर हम तो स्ट्रक्चरल डिजाइनर के वो उसमें एस्पेक्ट में सोच रहे थे कि मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है उसमें आप डिजाइन करते हो। लेकिन थोड़ा जब हमने स्टडी किया बिम में प्लस बिम पीजीडी बिम में, तो उसमें बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि बीम ए प्लस में ये सारी चीज़ें बहुत वाजी हो गई कि मतलब एक बीम वर्कफ्लो किस तरह होता है, और सॉफ्टवेयर को आप किस तरह यूज़ करते हो, और जो स्टेक होल्डर्स है उनको आप किस तरह लेके आते हो बीम में, और उनके साथ किस तरह काम करते हो। आई थिंक मैंने क्वेश्चन का जवाब दे दिया आपको। जी जी जी, इट्स इट्स हाँ क्लियर। हाँ। तो आप क्या एडवाइस है? अभी बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, मोर देन 50% सर हेयर, हम्म। उन वो आपको सुन रहे हैं, और उसके अलावा भी फिर बाद में भी ये रिकॉर्डिंग भी शायद बहुत सारे लोग सुने। तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? जो देखिए, दो मुख्तलिफ लोग हैं, एक वो जो अभी बिम फील्ड के अंदर इंटर होना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी अरसे से इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। तो उनको तो ये कि वो एक्सेल किस तरह कर सकते हैं, किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो लोग अभी इंटर होना चाहते हैं, तो दोनों के लिए आपकी क्या एडवाइस है? सर जो ऑलरेडी मतलब बिम के उसमें है, जिस तरह के एक हमारे सीनियर थे यूईटी पिशावर में, वो अभी सऊदी अरब में जॉब कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया कि मैं किस तरह इस बिम ए प्लस में एडमिशन ले सकता हूँ। उन्होंने पीजीडी बिम के बारे में, आपकी डिप्लोमा के बारे में पूछा था, और फिर उसने स्पेसिफिकली दिस यूरोपियन मास्टर्स के बारे में पूछा था कि मुझे रेजिडेंस परमिट मिले और मैं वापस आ जाऊँ। तो उसने मुझे बताया कि ये जो बिम वर्क फ्लो है या बिम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इधर फील्ड में। लेकिन उसके लिए हमें जितनी वो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो मेरे ख्याल में वो कह रहा था कि पाकिस्तान में उस तरह नहीं मिल पाती। तो उसके लिए वो कह रहा था कि मैं एक डिप्लोमा या एक डिग्री टाइप कर लूँ, ताकि थोड़ा सा थोड़ी सी चीज़ें वाज़ेह हो जाए कि बिम किस तरह है। वो तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर भी थे, लेकिन बिम में काम कर रहे थे, तो वो चाहते थे कि थोड़ा सा और बिम के बारे में नॉलेज हो। तो सर जो नए आ रहे हैं या जो प्रीवियस हैं, मैं तो रिकमेंड करूंगा सर कि पहले एजुकेशन हासिल करें सर बिम के रिलेटेड, क्योंकि ट्रेडिशनल जो हमारी सिविल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग उसमें तो बिम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
अनफॉर्चुनेटली उसमें इतना वो डिटेल में नहीं जाते। तो अगर प्रॉपर एजुकेशन हासिल करें और उसके बाद फील्ड में जाए, जिस तरह मैंने पीजीडी और बीए प्लस के बाद मैं अब कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें बिल्कुल वाजी हैं और मैं इंजॉय भी कर रहा हूँ जॉब। मुझे और कोई वो नहीं चाहिए कि मुझे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए। आई हैव ऑलरेडी ऑल द नॉलेज, नाउ आई एम जस्ट इम्प्लीमेंटिंग एंड इम्प्रूविंग माई स्किल्स। तो मैं यही कहूँगा सर कि एजुकेशन से स्टार्ट करें, चाहे डिप्लोमा हो या डिग्री हो। पहले एक लेवल वो करें और उसके बाद फील्ड में जाए। और सब बिम के लिहाज से मैं कहूँगा कि फ्यूचर बिम और एआई के हैं सर। जितना मैंने यूरोप में चेक किया है सर, तो बिम और एआई पैरेलली जा रहे हैं यूरोप में। मे बी यूएस में भी इस तरह हो, तो डेवलप कंट्रीज इस तरफ जा रहे हैं, तो हमें भी उसके उनको फॉलो करना चाहिए और इस तरह की वो उनकी वर्क फ्लो को कॉपी करना चाहिए। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था कि आप किस तरह देखते हैं बिम प्रोफेशनल्स का जो फ्यूचर है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर और ग्लोबली, जबकि आप देख रहे हैं डिजिटल ट्विन और एआई की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो, स्पेशली जनरेटिव एआई, वो बहुत स्पीड से जो है ना वो कैप्चर कर रही है मार्केट। और एक ये गुमान किया जाता है कि शायद बिम की वो वैल्यू ना रहे इन फ्यूचर। तो आप किस तरीके से देखते हैं जो बिम प्रोफेशनल्स को? पाकिस्तान के हवाले से भी बताइएगा, आपने पाकिस्तान में भी काम किया और इंटरनेशनली भी। सर पाकिस्तान में तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं बिम में। वो अभी भी वही ऑटोकैड और ईमेल्स के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं और बेसिक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। उधर तो इतना बिम का वो डेवलप्ड वर्क फ्लो नहीं है, लेकिन यूरोप में बहुत है, काफ़ी है। और यूरोप में एक हमारा एक प्रोजेक्ट था जो बीमे प्लस में हमें बता रहे थे। एक नॉर्वे में उन्होंने एक ब्रिज बनाया हुआ था जिसमें एक भी ड्राइंग प्रिंटेड नहीं था, सारे डिजिटल प्लेन्स थे। सॉफ्टवेयर में डिजिटल प्लेन्स थे और सब कुछ बिम वर्क फ्लो के अंदर। इवन द कंट्रैक्टर वाज इन्वॉल्व इन इन बिम। तो सारे बिम में इन्वॉल्व थे और सारे डिजिटली उसको मैनेज कर रहे थे, कोई भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट नहीं था। इधर तो काफ़ी चेंज है पाकिस्तान से। और दूसरी बात आपने की कि ये फ्यूचर फ्यूचर के बारे सर, आप रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन को? जी जी, बिम प्रोफेशनल्स का फ्यूचर जो है स्पेशली पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर, और जब एआई और डिजिटल ट्विन और बहुत सारी जो स्पेशली जनरेटिव एआई की जब बात हो रही है, तो फिर बिम प्रोफेशनल्स का क्या रोल है और वो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं? सर एआई तो रिप्लेस नहीं कर सकता बिम को, जितना सर मेरा एक्सपीरियंस है। शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन एआई हेल्प कर सकता है बिम में। लेकिन मतलब फुली रिप्लेस नहीं कर सकता बिम के वर्क फ्लो को या जनरेटिव डिज़ाइन जिस तरह आप कह रहे हो। क्योंकि एआई जिस तरह इंटरप्रेट करता है चीज़ों को, वो ह्यूमन की तरह नहीं होता। अभी एक नई टेक्निक आई हुई है, उस पर जस्ट एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है जिसको कहते हैं ह्यूमन परसेप्शन, समथिंग लाइक दैट, जो कि है एआई से एक लेवल अप है। वो अगर इम्प्लीमेंट हो जाए, मे बी थोड़ी सी वो अ, फिर हर्डल्स बन जाए इन फॉर ह्यूमंस टू वर्क इन बिम। लेकिन उस टाइम तक एआई कैन ओनली बी लाइक हेल्पिंग इन बिम वर्क फ्लो, नॉट टू फुली रिप्लेस द बिम वर्क फ्लो। और मैंने प्रैक्टिकली इस रिसर्च में भी चेक किया सर कि फुली रिप्लेस नहीं कर सकती, ओनली आपको हेल्प कर सकती है। आप जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो आपके बिम वर्क फ्लो को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन फुली रिप्लेस नहीं कर सकती। ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने जहन के मुताबिक या उस तरह आप प्लान करते हो, वो एआई इस तरह फुली उसको रिप्लेस नहीं कर सकता सर। दैट्स ट्रू कि आप अगर अपनी फील्ड के अंदर अच्छे हैं, प्रोफेशनल हैं, और किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे वो कोई भी फील्ड है, तो आप अगर टॉप 30, इवन टॉप 40% में हैं, मतलब उस फील्ड के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि टॉप 1 और 2% में, तो इवन देन यू हैव सर्वाइवल, आप सर्वाइव कर सकते हैं उस फील्ड के अंदर और अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। तो आपको रिप्लेस एआई नहीं कर सकती, दैट्स ट्रू। तो संगीन साहब, आप के फ्यूचर के बारे में जानना चाहेंगे, आगे क्या इरादे रखते हैं आप? आपने माशाल्लाह मास्टर्स पाकिस्तान से भी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लिया, एमए प्लस से मास्टर्स कर लिया। सुनाओ, व्हाट्स नेक्स्ट? सर अभी तो मैं करंटली जॉब कर रहा हूँ कलेक्टर कंपनी में। वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं फॉर 1 ईयर कि परमानेंटली मैं उनके साथ काम करूँ एज ए डेवलपर फॉर देयर सॉफ्टवेयर। लेकिन साथ में जो मेरे मास्टर्स के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जीगा तुर्क, जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, दो दो 2 टाइम वो मिनिस्टर रहे हैं, फॉर्मर फ्रॉम फॉर एजुकेशन आई थिंक इन स्लोवेनिया। तो वो उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि आप पीएचडी स्टार्ट करें मेरे साथ और 4 इयर्स में आप मतलब वो आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। लेकिन उसमें मसला ये है कि 4 इयर्स कंटिन्यूसली एक कांस्टेंट पे होती है, जो कि
मुझे इंडस्ट्री से उससे ज़्यादा मिल रही है और इंडस्ट्री में ग्रोथ ज़्यादा है, तो वो मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा। लेकिन उसमें ये फ़ायदा है कि जो प्रोफेसर कह रहे हैं यंग रिसर्चर प्रोग्राम है, उसमें आफ्टर 2 years आई विल हैव PR फ्रॉम स्लोवेनिया। और अगर मैं Q1 जर्नल में एक पेपर पब्लिश करूं तो मुझे पासपोर्ट अगले 2 साल में फिर पासपोर्ट में मिल सकता है स्लोवेनिया का, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी साइड पे ये है कि सैलरी, इंडस्ट्री में सैलरी बहुत ज़्यादा है। तो आई एम नॉट डिसाइडिंग टिल नाउ, बट लेट्स सी व्हाट व्हिच वे द विंड ब्लोज। चलें, आप इस्तिखारा की दुआ पढ़ा कीजिएगा। अल्लाह खैरली व खैरली, चलते फिरते पढ़ें। हम भी दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानी वाला मामला करे। थैंक यू सो मच सेकंड सब। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द पार्टिसिपेंट। इफ अगर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन, आपने एक जनरल डिस्कशन तो सुन ली, जो संगीन साहब ने अपने जर्नी के बारे में बताई, पाकिस्तान से लेके BIM A+ तक, और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, डिटेल में डिस्कस की। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ यू आर फ्री टू आस्क, ओपन योर माइक, आस्क एनी क्वेश्चन यू हैव। वी आर हेयर, वी वुड लव टू सी कि आप कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। जी, यू कैन रेज योर हैंड। यस उमेरा उनीब, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे 3 क्वेश्चन आपसे पूछने हैं। पहला तो ये कि BIM A+ की स्कॉलरशिप्स मैंने पहले कुछ दिनों पहले मैं देख रही थी। करंटली आई एम डूइंग मास्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान बिकॉज कि ऑनलाइन में देख रही थी कि फिजिकल मेरे लिए नहीं है मैं जाके कर सकूँ ना। तो पाकिस्तान में तो मुझे कोई इस तरीके से नहीं मिला कि मास्टर्स के लिए मैं BIM में कर सकूँ। तो खैर अभी मैं करंटली कर रही हूँ मास्टर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो आप मुझे ये जब मैंने उनकी स्कॉलरशिप देखी थी BIM A+ की, तो वो कह रहे थे कि क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन पे भी डिपेंड करता है। तो मतलब मैं कंफ्यूज हूँ कि आई डोंट नो कि वो किस तरीके से उसकी असेसमेंट करेंगे ना। और दूसरा ये कि जो रिमोट जॉब्स होती हैं क्या वो उसका एक्सपीरियंस काउंट करते हैं, क्योंकि उनकी उन्होंने लिखा हुआ था कि जो जॉब एक्सपीरियंस है या BIM में जो आपने काम किया है वो भी जो है ना वो मैटर करेगा। और तीसरा ये है कि जो ये राइट टाइम है इसको अप्लाई करने के लिए स्कॉलरशिप वो क्या है, क्योंकि करंटली जो है वो मेरा सेकंड ईयर चल रहा है मास्टर्स में। और इस पे प्लीज मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू। जो आपने 3 क्वेश्चंस किए, फर्स्ट फॉर असेसमेंट, दूसरी फॉर रिमोट जॉब और थर्ड फॉर द फर्स्ट कॉल। तो एक तो ये है कि उनका जो प्रोग्राम है वो तो ऑनलाइन नहीं हो सकता, वो तो आपको जब जाना होता है। और जो स्कॉलरशिप के लिए आपने बताया कि असेसमेंट जो होती है, तो उसमें जो आपका मतलब एजुकेशन होता है वो काउंट होता है, उसकी बेस पे वो करते हैं कि किस तरह, मैंने आपको बताया कि किस तरह आप उसको रिलेट करते हो अपने BIM A+ के साथ, अपने एक्सपीरियंस को और अपने एजुकेशन को BIM A+ के साथ आप रिलेट करते हो। तो आपका सेकंड क्वेश्चन जो था रिमोट वर्क, तो उसको आप जब वो मैं टेम्पलेट टेम्पलेट सरवकाश साहब को सेंड कर दूंगा, वो आपको दे देंगे। उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि मेरी जो फलानी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है वो मेरी BIM A+ में किस तरह फिट हो रही है। चाहे वो रिमोट जॉब है जो भी हो, उस एप्लीकेशन में आप फिर वो एक टैब होता है जिसमें आप एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, तो उसको आप रिफ़र करके प्रॉपर रीनेम करके, जिस तरह आप मोटिवेशन लेटर में उसको रिफ़र करते हो कि फलाना डॉक्यूमेंट है, तो उसको आप उसी तरह रीनेम करके एग्जैक्टली वो अपलोड करो। और वो जब कंसल्टियम सब बैठे होते हैं वो चेक करते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स एक पूरा सेट होता है, उसको आप वो एनालाइज करते हैं। और उसके बेस पे वो डिपेंड करता है कि किस तरह आप स्कॉलरशिप के लिए फिट हो कि नहीं। और सही टाइम जो है एप्लीकेशन के लिए जिसमें मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स मिलती हैं वो फर्स्ट कॉल होती है। 3 कॉल्स होती हैं। एक फर्स्ट कॉल होती है जो मेरे ख्याल में January 31 है कि January 30 है, उस पे उसका डेडलाइन होता है। तो ज़्यादातर एप्लीकेशन उसी में फॉर स्कॉलरशिप उन उसमें ही सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि वो असेसमेंट भी प्रॉपर करते हैं, तो वो नेक्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल जो होता है उसमें फिर वो स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और थर्ड कॉल में मोस्टली स्कॉलरशिप नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि सम टाइम जो हमारे साथ बैच में थे कुछ बंदों को स्कॉलरशिप नहीं मिली। फर्स्ट सबसे पहले मुझे स्कॉलरशिप मिली है, फिर एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना जिसमें उन्होंने डिस्कस किया कि किस किस को स्कॉलरशिप मिली, तो उस फर्स्ट कॉल में किसी को भी नहीं मिली थी। सेकंड कॉल में कुछ लड़कों को मिली। और फिर जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो रहा था, तकरीबन 4 मॉड्यूल्स हमने पढ़े थे, तो उन्होंने जो करंट स्टूडेंट्स एनरोल्ड स्टूडेंट थे उनकी वो अ, जो प्रोग्रेस थी BIM A+ में जो 4 मॉड्यूल्स थे,
उनकी असिस्टमेंट उसमें की, और उसके बेस पे उन्होंने स्कॉलरशिप प्रोवाइड की। तो वो स्टार्ट में उन्होंने नहीं दी थी, लेकिन बाद में जब उनकी प्रॉपर असिस्टमेंट थ्रू द कोर्स हुई तो उनको फिर वो स्कॉलरशिप मिल गई। लेकिन हर टाइम इस तरह नहीं होता, स्टार्ट में भी सबको स्कॉलरशिप दे सकते हैं। थैंक यू संगीन साहब। आई होप कि मिस मेहरानी आपको रिस्पांस, ये जो आप चीज़ें चाहती थी, तीनों चीज़ों का आपको रिस्पांस मिल गया होगा। Is it clear, right? So we can move to the next question. Okay, I hope it's clear. Ji, Mohammed, Hi, sir. हेलो। please, so we will move by the queue. Ji, Mohammed Anas Aziz Rana sir. Ji, please open your mic and ask the question. किसी और का क्वेश्चन है तो प्लीज रेज कर दें हैंड, आई विल आस्क यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बताया कि एक ग्रुप बनता है और उसमें एमईपी का भी, आर्किटेक्चर का भी और स्ट्रक्चर का भी रैप होता है या स्टूडेंट होता है जो मॉडल पे काम करता है। तो उसमें मेरा हम्म। सवाल ये है कि इसमें कॉस्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट इंक्लूड होता है कि नहीं होता? अगर होता है तो वो किस तरह आएगा, और अगर नहीं होता तो उसके रीजंस क्या हैं? वो जो कॉस्ट मैनेजमेंट वाला होता है वो फिफ्थ मॉड्यूल में होता है, और उसमें 4D 5D 6D सिमुलेशन वो सारी चीज़ें होती है। उसमें अगेन एक ग्रुप बनता है। लेकिन जो मुझे जो एक्सपीरियंस मैंने, मतलब जो क्या कहते हैं, मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक जो था वो सेकंड मॉड्यूल में वही प्रोजेक्ट था। लेकिन कॉस्ट के बारे में फिफ्थ मॉड्यूल में होता है, 4D 5D और 6D बिम के बारे में। उसमें सारी कॉस्ट के बारे में और प्लानिंग के बारे में, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब बेक्सल मैनेजर हो गया, हमने बेक्सल मैनेजर यूज़ किया था। आपने भी वर्क्स और प्राइमवेरा उसको यूज़ करके, जिस तरह पीजीडी में वो पढ़ाते हैं, तो उसको आप यूज़ करके उसमें भी आप वो 4D। संगीन साहब आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आई थिंक। आवाज़ कट हो रही है सर, आवाज़ नहीं आ रही। जी, अब ठीक संगीन है साहब सर। आपकी की थी, अभी ठीक है, अभी ठीक है, प्लीज गो अहेड। हाँ सर, तो मैं बता रहा था कि जो बीमे प्लस के सेकंड मॉड्यूल में होता है, बीमे प्लस की क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ओनली सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स नहीं होते। उसमें एमईपी के स्टूडेंट्स भी होते हैं, एमईपी ग्रेजुएट्स भी होते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स भी होते हैं। तो वो उस तरह इसको डिवाइस करते हैं कि एक रियल बीम वर्क फ्लो हो सके। आवाज़ आ रही है सर? जी जी आ रही। क्लियर क्लियर है। हाँ सर, तो उसमें वो इस तरह होता है कि एक मैनेजर होता है जो कि बिम एग्जीक्यूशन प्लान उसको ईआईआर के मुताबिक, वो थोड़ी सी फिर डिटेल में मैं जाऊंगा तो वो इंफॉर्मेशन जो होती है क्लाइंट की तरफ से ईआईआर आता है, उस वो बनाते हैं। फिर बिम एग्जीक्यूशन प्लान होता है, फिर हर एक बंदे को स्पेसिफिकली वो टास्क असाइन होता है। तो उसमें वो सारी चीज़ें होती है। लेकिन जो कॉस्ट की है, कॉस्ट और ये 4D 5D ये एक फिफ्थ मॉड्यूल में वो प्रॉपर डिस्कस होती है, वो भी डिस्कस होती है, वो पढ़ाई जाती है। जी ठीक हो गया सर। ओके। Thank you, Anastasia, sir, for asking the question. Ji, Engineer Maqsood Hassan sir. अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum salam. सर मैं तो अपने बारे में वालेकुम अभी सलाम। मेरी बैचलर्स है और मैंने मास्टर किया है रिसेंटली कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, और करंटली मैं जॉब कर रहा हूँ एज अ सीनियर टेक्नीशियन। और साथ ही मैंने रिसेंटली अपकमिंग जो माउंटेन टॉप वालों का डिग्री है कोर्स किया हुआ है। तो मैं अपने बारे में ये जानना चाह रहा था कि मुझे 3 A+ आगे वो करना चाहिए या फिर अपने इसी फील्ड में रह के मुझे कुछ स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। तो अगर ये कि 3 A+ किस तरह से मुझे हेल्प आउट करता है अगर मैं इसके आगे जाऊँ, और अपने मतलब कि मेरा जो इंटरेस्ट है। हेलो। हेलो।
सॉरी सर, नेटवर्क की वजह से कॉल ड्रॉप हो गई थी। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं कि जिंदगी में तो मुझे बीम के प्लस की तरफ आगे मूव करना चाहिए या फील्ड में रह के अपनी स्किल को इम्प्रूव। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं मतलब कि मेरा यही इंटरेस्ट है वो है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर प्लान एज अ प्लान। तो बीम ए प्लस मुझे किस तरह हेल्प आउट कर सकता है और इसमें मुझे थोड़ा गाइड करें। सर ये आवाज़ सी नहीं आ रही थी, पहला क्वेश्चन थोड़ा मैं समझ गया हूँ कि ये कह रहे हैं कि फील्ड में रहूँ एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर की, नहीं बीमे प्लस में जाऊँ। सर काइंडली आप ये दूसरा क्वेश्चन बता सकते हैं सर वफास साहब? सर मैं एज स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं कह रहा था, प्रेजेंटली मैं एज जूनियर इंजीनियर हूँ और जो मास्टर है वो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो मैं ये दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि मैं जो इंटरेस्ट है वो ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह में है और प्लानिंग वाली साइड। अक्सर मैं साहब इसकी बहुत ज़्यादा कट रही है, सो इट्स नॉट क्लियर। आप इफ़ पॉसिबल आप चैट में लिखते हैं तो हम उसको आंसर कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टॉर्शन है, सो आप चैट में लिख लें। वन अदर क्वेश्चन हमें आया, मोहम्मद अली नियाज साहब, आर यू हियर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सलाम। मोहम्मद अली नियाज, सर मैं एक क्वेश्चन करूं? हेलो सर। या प्लीज गो अहेड। जी करें क्वेश्चन। I think we lost him. Samid, are you here? जी please ask the question. जी Samid sir. Sir, this is Ali, Muhammad Ali. Can I ask? जी please Mohammad Ali Niaz sir, please to ask. अच्छा संगीन, मेरा क्वेश्चन आपसे है। मैं करंटली बीम इंजीनियर हूँ और पीजीडी में भी एनरोल्ड हूँ। मैंने लास्ट ईयर बीम ए प्लस में किया था और मेरा हो भी गया था, लेकिन वो सेल्फ फंडेड था, तो मैं कंफ्यूज हो गया और मैंने ना उसको यूटिलाइज नहीं किया उस अपॉर्चुनिटी को। अच्छा, वो मेरा ये क्वेश्चन है बेसिकली कि आप ना जॉब कैसे मैनेज कर रहे थे, क्योंकि आई थिंक ये ना 3 कंट्रीज में बेस्ड है, आपको पार्शियली एक कंट्री में करना होता है और फिर नेक्स्ट में मूव करना होता है, इफ आई एम राइट। तो काइंडली इस पे गाइड कर दें, और कैन यू शेयर योर लिंक्डइन आईडी और सम जीमेल, तो वहां पे भी हम आपसे कुछ पूछ सकें। श्योर। मैं I will share the सर link साहब with को everybody. वो उनके पास वो लिंक्डइन का वो मेरा वो ईमेल वो है, अकाउंट है, वो आपके साथ शेयर कर लेंगे, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और नॉर्मली पीपल उसमें ही पूछते हैं, लेकिन ये सेशन हमने इसलिए रखा है ताकि सबको पहले सब कुछ क्लियर हो जाए। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, एनी टाइम मैं अवेलेबल हूँ। और इतना मैं अच्छा नहीं हूँ पब्लिक स्पीकिंग में, मतलब 50 लोगों के साथ मैंने कभी इस तरह ऑनलाइन सेमिनार टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं किया था, या कोई इस तरह बातें नहीं की थी। मैं भी शायद मैंने चीज़ें ज़्यादा क्लियर ना की हों, तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हो लिंक्डइन पे। और जो आपने बात की कि आप 9,000 यूरोज जो सेल्फ फंडेड था, और जब 3 कंट्रीज में नहीं है ये प्रोग्राम, 2 कंट्रीज में है। वो पिछले जो था वो 3 कंट्रीज में था, लेकिन अभी उन्होंने 2 कंट्रीज में किया है, पोर्टुगल और स्लोवेनिया में। जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें तो बिल्कुल जॉब पॉसिबल ही नहीं होती, क्योंकि मॉर्निंग में क्लासेस होती हैं, इंडस्ट्री प्रेजेंटेशंस होती हैं फ्रॉम 8 to 12, और आफ्टर 2 फ्रॉम 2 to 6 आपको असाइनमेंट्स करनी होती हैं। आप क्लास में ही बैठ के आप वो असाइनमेंट सॉल्व करते हैं और उसी से आप वो सीखते हैं, और जो कि एक टफ टाइम होता है। तो उसमें आपको इस तरह टाइम नहीं मिलता कि आप जॉब करें। लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर होता है रिसर्च के टाइम पे आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें क्लियर हुई होती हैं, और जो 6 मॉड्यूल्स है उसमें, और फिर आप उसको अप्लाई करते हो तो सेकंड सेमेस्टर में फिर जॉब आपको मिल जाती है, और आप वो कंटिन्यू कर सकते हो किसी भी कंट्री में, चाहे वो स्लोवेनिया हो या पोर्टुगल हो। अगर जॉब आपको मिल जाती है तो आप कर सकते हो, उसके साथ वो कोई इशू नहीं। हेलो। जी जी, ओके, आई गॉट इट। जी Samid sir, I have any question? Samid, can you hear me?
जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। सर सॉरी मेरा नेट का ज़रा इशू था तो बीच में से कट गया। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे ये स्कॉलरशिप में पार्शियल मिला था जिसमें ट्यूशन फीस नहीं था, बाकी जो लिविंग और ट्रैवलिंग एक्सपेंस वो सारा खुद मैंने करना था। तो फिर सेकंड कॉल में भी मैंने अप्लाई किया तो वो उसमें तो खुद डायरेक्टली उसमें से पार्शियल का भी वो नहीं आया। मैंने फिर उनको ईमेल किया अगर फुल स्कॉलरशिप का कोई ऑप्शन हो। फिर फर्स्ट वाले में मैं फिर वेटिंग लिस्ट में गया और सेकंड में तो डायरेक्टली उसने कहा तो क्या पार्शियल में इसमें जाना चाहिए ये स्कॉलरशिप में या नहीं सर? ये तो आपके उस पे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस पे डिपेंड करता है कि आपके पास मतलब सेविंग्स में कितने पैसे हैं लेकिन आने से पहले थोड़ा सा प्लान करना चाहिए क्योंकि हम सिर्फ फीस को देख के आ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स थे वो सिर्फ फीस को देख के आ जाते हैं कि चलो हम आके फिर जॉब करेंगे और जॉब्स करेंगे और रेस्टोरेंट्स वगैरह में और उसको फिर मैनेज करेंगे, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोई जॉब नहीं मिलती, आप जॉब कर ही नहीं सकते। आपको अगर जॉब मिल भी जाए आप नहीं कर सकते, बहुत टफ होता है सिस्टम। तो आपको प्लान करनी चाहिए पहले पहले से ही कि मतलब मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैं अपनी एक्सपेंसेस बियर कर सकूं। जो रेंट्स होती हैं और जो फूड एक्सपेंसेस, ट्रेवल एक्सपेंसेस जो भी होती है वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अपने मतलब पाकिस्तान से लेके आने होते हैं। अगर आपको पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप मिला है तो वो आपको पहले से प्लान करना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि मतलब आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं है। सिंपल इज दैट। वो आपको प्लान करना होगा स्टार्ट में। जी सर, इस एक मेरा एक जानने वाले जो इरास्मस में पढ़ रहे बाहर, तो उसने तो डायरेक्टली मुझे बोला कि अब्दुल्ला जस्ट ये नहीं होता कि आप एजुकेशन कंटिन्यू करो यहाँ पे, इसमें जो आपकी लिविंग एक्सपेंस हो गए बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आप इसके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आप फिर नेक्स्ट ईयर फिर अप्लाई कर लो। तो और सर ये जो बीएम डिप्लोमा हम कर ले इसके साथ उसमें सिलेक्शन में चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं फुली फंडेड में या नहीं, ये ज़रा मुझे बता दें सर। और इसमें कुछ पब्लिकेशन भी मांगते हैं ना, तो आपने बिल्कुल जो पीजीडी की हेलो जी संगीन सर। जी सर जी सर। ओके, आई गॉट योर क्वेश्चन। जो कि वो आप कह रहे थे कि मतलब पीजीडी और पब्लिकेशन और ये जो सारी चीज़ें हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है, तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि आप मोटिवेशन लेटर में जो चीज़ें आप बताते हो आप उनको किस तरह कन्विंस करते हो कि मतलब ये प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल है। और उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, मैं सर को वो टेम्पलेट सेंड कर दूंगा। उसमें आपने ये वाजिब करना होता है कि आफ्टर दिस प्रोग्राम how is it is benefiting you in your country and we in our country, like आप इस प्रोग्राम की लर्निंग के बाद आप इस मुल्क को क्या दे सकते हैं और अपने मुल्क को क्या दे सकते हैं। वो अगर आप स्पेसिफिकली वो आप वो मेंशन करो उसमें, तो उनको ज़्यादा चीज़ें वाज़ेह हो जाती है कि इनका इसके रिलेटेड ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी है और एजुकेशन भी है और ये फ़ायदा इसको मिल रहा है और हमें भी ये फ़ायदा मिल रहा है, तो फिर वो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर, हम्म। उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे भी मतलब वो स्कॉलरशिप के लिए आपको एलिजिबल कर सकते हैं सर। आपने आइलेट्स दिया था यानी, ये मुझे सर जरा क्लियर कर दे। जी जी जी, मैंने पीटी मैंने दिया था। स्कोर मेरा इतना अच्छा नहीं आया था और स्पीकिंग में थोड़ा सा स्कोर कम आया था। ओवरऑल मेरा 63 था जो कि एक्सेप्टेबल था और उसके बेस पे सिलेक्शन हुई थी। लेकिन साथ में जो यूनिवर्सिटी से मुझे वो मिली है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश सर्टिफिकेट। प्रोफिशिएंसी हुआ। जी सर। हेलो ठीक है। जी जी, थैंक यू सो मच हेलो। अब्दुल्ला साहब आपके क्वेश्चन। Thank- जी संगीन सर, चैट में एक दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब ने पूछा कि बीएमए प्लस की जो स्टडी है वो थ्योरी बेस्ड है एक ही, और एवरेज एक्सपेंसेस का पुर्तगाल और स्लोवेनिया के अंदर कुछ है मंथली एवरेज एक्सपेंसेस का, तो इन दो का भी अगर आप आंसर। ठीक है सर। सर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बीएमए प्लस की स्टडी थ्योरी बेस्ड है, तो उसका ये है कि स्टार्ट में थ्योरी पढ़ाते हैं और फिर ओवरऑल बिम वर्कफ्लो आपको पढ़ाते हैं, लेकिन आपसे ही काम लेते हैं। मतलब आपको सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो, रियल वर्क बिम वर्कफ्लो में आप इंटर होते हो। इंडस्ट्रीज की प्रेजेंटेशन भी होती है, वो आपको पढ़ाते हैं और वो आपको असाइनमेंट भी देते हैं। जो इंडस्ट्री से लोग आते हैं वो फिर आपको अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड असाइनमेंट देते हैं कि आप उसमें काम करो और वो आप चीज़ें सीखो। तो इस तरह सच थ्योरी बेस्ड नहीं है। स्टार्ट में फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो थ्योरी बेस्ड है। उसमें जो आईएसओ की स्टैंडर्ड है 19 19650 और
LODs और LOIN और उसके बारे में बताते हैं, लेकिन बाकी जो होता है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड ही होता है, आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो था ये एक्सपेंसेस के बारे में। तो मंथली एक्सपेंसेस स्लोवेनिया में थोड़ी सी ज़्यादा है और लेकिन पुर्तगाल में कम है। रेंट्स स्लोवेनिया में ज़्यादा है सर, तकरीबन 400 यूरोस पर मंथ तो रेंट के आ जाते हैं, लेकिन पुर्तगाल में 300 यूरोस तक विद बिल्स आ जाती हैं। और फूड की जो एक्सपेंसेस है वो भी पुर्तगाल में थोड़े कम है, मतलब 120 यूरोस पर मंथ हो सकती हैं, 150 डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह का लाइफस्टाइल वो करते हो। लेकिन फॉर फॉर नॉर्मल लाइफस्टाइल लाइक बहुत ही लग्जूरियस लाइफ अगर आप नहीं वो करना चाहते तो 100 यूरोस तक आपकी वो एक्सपेंसेस कवर हो जाती हैं। और स्लोवेनिया में 200 यूरोस तक एक्सपेंसेस आ जाती हैं, 200 से 250 पर तक आ जाती हैं फूड फूड के रिलेटेड। तो उस इसके अलावा जो ट्रेवल के होते हैं, मतलब बस स्लोवेनिया में तो उनका साइकिल का वो जिस तरह BRT में साइकिल वो है प्रोजेक्ट है, इस तरह इन्होंने इधर स्लोवेनिया में लुब्लियाना में भी उन्होंने वो इम्प्लीमेंट किया, तो आप साइकिल यूज़ कर सकते हो थ्रू आउट लुब्लियाना फॉर फ्री। और पुर्तगाल में आपको बस के थ्रू ही जाना होता है, तो बस के भी इस तरह कोई 20 यूरोस पर मंथ वो एक्सपेंसेस होते हैं, वो आप देते हो। Okay, thank you so much, Sangeet sir. Thank you for sparing so much of your precious time. We understand हमने 30 minutes का रहा था and we are about to reach 1 hour. और हम आपका LinkedIn ID शेयर कर देंगे. If somebody has any question, तो आपको reach out कर सकते हैं. जी सर, जी सर। It's a pleasure having you and we wish you all the best. थैंक और यू इसी तरह चमकते रहें, दमकते रहें जी और कामयाबी आपके रास्ते में आए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर। अगेन फॉर. जी जी सर मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं रिसेंटली मैंने आपको बताया भी था, जो कि हमारे दोस्त हैं इधर पुर्तगाल के, वो पॉइंट क्लाउड्स में वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, अफोंसो पोर्टेला। सो वो जी उनके साथ मेरी बात हुई है कि एक प्रेजेंटेशन हो जाए ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें सीख सकें जो कि बिम के वर्क फ्लो के अंदर यूरोप में हो रही हैं। तो वो रियल प्रेजेंटेशन, जो रियल प्रोजेक्ट्स में जो प्रेजेंटेशन होती है वो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू वो स्टूडेंट्स को देंगे। और एक और स्टूडेंट भी था जो कि एलुमनाई था, अभी वो स्लोवेनिया में काम कर रहे हैं, एक कंपनी में मुआद नाम है, वो तुनिशिया का है। वो भी कह रहा था कि मैं भी इसमें कोऑर्डिनेट करूंगा। तो और लड़के हैं बांग्लादेश का और एक इंडिया का, वो भी कह रहे थे कि हम कोऑर्डिनेट करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि मतलब बिम एक वास्ट फील्ड है सर, कोई स्पेसिफिक एक एक चीज़ नहीं है कि मतलब वो आप बता दो और बात ख़त्म हो जाती है। हर कोई अपने डोमेन में काफ़ी एक्सपर्टीज रखता है और प्रैक्टिकल सिनारियोज जो होते हैं, वो प्रॉब्लम्स आते हैं उसकी सोल्यूशन फिर वो फाइंड आउट करते हैं। तो वो हम इंटरेस्टेड थे कि वो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ही वो आपको मतलब स्टूडेंट्स को वो लेक्चर्स दे सकें। तो फिर आप काइंडली वो भी प्लान करें और स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए सर इसके बारे में कि मतलब इस तरह के सेशंस हो रहे हैं, ताकि वो भी स्टार्ट से ही इनरोल हो जाए। थैंक यू सो मच. इट वुड बी ग्रेट प्लेयर. और थैंक यू कि हम इस तरह का जो नॉलेज है, स्पेशली क्योंकि हम यही कोशिश करते हैं कि दुनिया में जो स्किल सेट है वो पाकिस्तान के अंदर लाया जाए. बहुत सारी चीज़ें आप तो देख रहे हैं, हम 5 साल से तकरीबन यही चीज़ें कर रहे हैं कि जो दुनिया के अंदर जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट्स तक, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तक पहुंचाई जाए, ताकि वो ग्लोबल मार्केट के अंदर काम कर सकें, अपना नाम पैदा कर सकें, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए काम कर सकें. और हमें बहुत खुशी होगी अगर आप और आपके दोस्त जितने भी हैं सर्कल में, पाकिस्तानियों के लिए हम कुछ कर सकें. तो आई विल बी इन टच विद यू संगीन साहब एंड आई थैंक यू फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स और बिम पाक की तरफ से. थैंक यू वंस अगेन. वेलकम सर, वेलकम।